कहानी की शुरुआत होती है और एक आवाज़ हमें बता रही होती है कि यहाँ बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं। उसके बाद हमें एक बच्ची को रोते हुए दिखाते हैं। आगे हमें बताया जाता है कि ये सारे जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, बिल्कुल किसी एंजल की तरह। और हमें दिखाया जाता है कि एक सिस्टर उस बच्ची को चुप कराने लगती हैं। कोई भी इन बच्चों का पेरेंट यूं ही नहीं बन सकता है। अगले सीन में हमें एक मोटे से आदमी को दिखाते हैं जो कि एक बच्चे से कह रहा होता है कि मैं आज से तुम्हारा डैडी हूँ। वो आदमी उस बच्चे के कंधे पर हाथ रखता है। हमें बताया जाता है कि इन बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है ताकि ये बच्चे अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन को पूरा करें। हमें दिखाया जाता है कि वो मोटा सा आदमी उस बच्चे को अपने साथ लेकर चला जाता है। आखिर ये स्पेशल ट्रेनिंग होती क्या है? वो सिस्टर और बाकी के बच्चे उस बच्चे को बाय कह रहे होते हैं और हमें बताते ही होती है वो आवाज़ कि मुझे खुशी हुई कि तुमने मुझसे ये सवाल किया। वो आवाज़ आगे कहती है कि ये ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है। वो सिस्टर क्लैप करते हुए बच्चों से कहने लगती है, ओके बच्चों, अब बहुत हो गया, ट्रेनिंग का वक्त हो गया है तुम लोगों का। वो सारे बच्चे अपनी ट्रेनिंग के लिए अपने इक्विपमेंट्स निकाल लेते हैं। वो सिस्टर उस रोने वाले बच्ची से कहने लगती है, एली तुमने ज़्यादा रो दिया, इतना भी नहीं रोना था तुम्हें। वो सिस्टर बहुत ही ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर उस बच्ची से कहती है कि अगर तुम्हारा ऐसे ही चलता रहा तो तुम कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगी। वो बच्ची अपने नाक को साफ करते हुए कहने लगती है कि हाँ मैं समझ गई सिस्टर रचेल। उसके बाद हमें उस फादर को दिखाया जाता है जो कि हमें ये सारी बातें बता रहा होता है। वो कह रहे होते हैं कि गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल प्रोग्राम है। वो आगे कह रहे होते हैं कि इन बच्चों को एक वेपन की तरह तैयार किया गया है, जैसे ही वो चलना सीखते हैं तभी से। वो आगे कहते हैं कि इन्हें बेस्ट इंस्ट्रक्टर्स के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। वो कहते हैं कि क्योंकि हम इन्हें इतनी मेहनत से तैयार करते हैं इसलिए इनका जो प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। वो आदमी जो ये बातें सुन रहा होता है वो पूछता है उस फादर से कि आखिर इस तरह से इन बच्चों को बड़े करने का क्या मतलब है। ये सुनकर वो फादर कहने लगते हैं कि तुम इन्हें किसी कंप्यूटर मशीन की तरह समझ सकते हो। हमें उसी बच्चे को दिखाया जाता है जो कि उस आदमी के साथ कार में होता है और जो फादर होते हैं वो कह रहे होते हैं उनका पर्पस उनका बायर डिसाइड करता है जो उन्हें खरीदता है। हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी उस बच्चे को एक फोटो दिखा रहा होता है और कह रहा होता है कि इस पिक्चर को तुम याद कर लो, ये पर्सन तुम्हारा टारगेट है। उस बच्चे की आंखों में उस आदमी का फोटो दिखाया जाता है और हमें बताया जा रहा होता है, वो फादर बता रहे होते हैं क्योंकि ये इतने ज़्यादा डेंजरस है इसलिए हमने काफ़ी सारे सेफ्टी मेजर्स भी रखे हैं। ऐसे रूल जो कि इन बच्चों के दिमाग में इनके बचपन से फिट किए जाते हैं जिन्हें तोड़ना नामुमकिन है। वो फादर बताते हैं कि हम इन रूल्स को कमांडमेंट्स कहते हैं। हमें बच्चों को दिखाया जाता है जिनको स्क्रीन पे कुछ दिखाया जा रहा होता है। ऐसे 3 रूल है जो कि बच्चों के दिमाग में बचपन से डाले जाते हैं। वो फादर आगे बताते हैं कि ये 3 रूल इसलिए बनाए गए हैं ताकि जो बच्चे हैं वो अपने बायर यानी कि अपने पेरेंट के लिए आज्ञाकारी रहें। वो फादर उस पर्सन से कहने लगते हैं कि ये रूल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो तुम इन्हें याद रखना, ओके। दूसरी तरफ हमें उस आदमी को दिखाते हैं जो कि उस बच्चे को फोटो दिखा रहा होता है और वो बच्चा कह रहा होता है कि फादर कोई कार हमारा पीछा कर रही है। वो आदमी ये सुनकर कहने लगता है कि क्या कहा तुमने लड़के। वो आदमी चिल्लाते हुए उस बच्चे से कहने लगता है कि चुप करो और फोकस करो, इस आदमी का चेहरा याद करो तुम। वो बच्चा ये सुनकर कहने लगता है, ओके फादर मैं आपकी बात को मानूंगा। पहला रूल ये होता है कि बच्चों को अपने पेरेंट्स की बात माननी है चाहे वो जो भी कहें। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो कार क्रैश हो जाती है जिसमें वो बच्चा और वो आदमी बैठे होते हैं। वो बच्चा बच जाता है और उसकी आंखों से पूरा खून गिर रहा होता है और वो अपने जो उसका जो पेरेंट होता है जिसने उसे खरीदा होता है उसे मरा हुआ देख रहा होता है। दूसरा रूल ये होता है कि पेरेंट्स की परमिशन के बगैर पावर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। वो बच्चा उस इंसान के पल्सेस चेक करने लगता है कि वो जिंदा है या मर गया। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि गाड़ी में से कुछ लोग गन लेकर बाहर निकलते हैं। वो लोग गन लेकर उस आदमी और उस बच्चे की ओर बढ़ रहे होते हैं। वो बच्चा चिल्लाते हुए रो रहा होता है। वो बच्चा रोते हुए कह रहा होता है कि कोई मेरे डैड की हेल्प करो, मेरे डैड सांस नहीं ले पा रहे हैं। दूसरी तरफ गन वाला एक आदमी कहने लगता है कि हमें तो किसी ने नहीं बताया था कि यहाँ इसमें इस गाड़ी में एक बच्चा भी है। वहाँ पे एक आदमी उस बच्चे को वहाँ से बाहर निकालने के बारे में कह रहा होता है तो दूसरा आदमी कहता है नहीं ऐसा मत करो, तुम ऐसा करने के बारे में सोचना भी नहीं। पीछे वाला बंदा कहने लगता है कि वो तो सिर्फ एक बच्चा है, हम उसे कहीं जाकर फेंक देंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस बच्चे की आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं और वहाँ पे जो आदमी रहता है वहाँ पे बैठा होता है और हमें तीसरा रूल बताया जाता है। हमें बताया जाता है कि तीसरा रूल ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो आदमी उस बच्चे से कहता है, ओए बच्चे इधर सुनो।
वो आदमी कहने लगता है कि हम बड़े लोगों के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस बच्चे ने मुक्के से उस आदमी का मुंह तोड़ दिया होता है और उस आदमी के मुंह से खून गिर रहा होता है। तीसरा रूल के बारे में बताया जाता है कि पेरेंट्स की सेफ्टी में अगर कोई भी मुश्किल आए तो दोनों रूल को भूल जाओ और पेरेंट्स को प्रोटेक्ट करो। हमें दिखाया जाता है कि उस आदमी के मुंह से खून गिर रहा होता है और उस बच्चे ने गन को छीन लिया होता है। दूसरा आदमी उस आदमी को देख रहा होता है जो कि ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस हो चुका होता है। वो बच्चा उस आदमी के हाथों के बीच से गन निकालता है। वो गन की मदद से सामने वाले आदमी को भी मार देता है और उस आदमी के मुंह से भी खून निकलने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें वहाँ के फादर को दिखाया जाता है जो कि उस सामने वाले आदमी से कह रहे होते हैं, क्या आपको नहीं लगता ये बच्चे काफी ज्यादा वेल बिहेव्ड और बहुत अच्छे बच्चे हैं। उसके बाद हमें उस फादर की क्रीपी सी स्माइल दिखाई जाती है और वो सामने वाले आदमी से पूछने लगते हैं, तो क्या आप इनमें से किसी बच्चे को खरीदना चाहेंगे। वो आदमी उस फादर को कुछ कहता है जो कि हमें नहीं दिखाया जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो फादर कहने लगते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए। वो बुक में देखते हुए ये बात कह रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, आप इस बच्चे को नहीं खरीद सकते हैं। वो उस फाइल को अपने ड्रॉर में रखते हुए कहने लगते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, वैसे ये बच्चा काफी अच्छा बच्चा था हमारे इंस्टीट्यूशन का। वो फादर कहने लगते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूशन का सबसे बेस्ट चाइल्ड था ये, जो कि हमने प्रोड्यूस किया था। इसे हमने बहुत ही जबरदस्त तरीके से ट्रेनिंग दी थी। ये बच्चा वही बच्चा होता है जिसने उन 2 लोगों को मारा होता है गन से। वो फादर आगे कहने लगते हैं कि मुझे पर्सनली भी ये बच्चा काफी ज्यादा पसंद था, लेकिन फिर हमने इसे खो दिया। सच कहूँ तो हमने इसे खोया नहीं, बस ये कहीं गायब हो गया। हम आज तक इसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वो फादर डेस्क पर अपना मुक्का मारते हैं। वो फादर कहते हैं कि ये बच्चा अपने पेरेंट के बगैर पावरलेस है, जिसकी वजह से हमें इसे ढूंढना मुश्किल हो रहा है। उसके बाद हमें एक लड़के को रोड क्रॉस करता हुआ दिखाते हैं। पीछे से फादर कह रहे होते हैं कि वो नॉर्मल बच्चों की तरह घुल मिलकर आम लोगों के साथ रह रहा होगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अचानक ही उस लड़के को कोई एक मुक्का मारता है। मुक्का मारने के बाद वो व्हाइट हुडी वाला पर्सन कहने लगता है कि अच्छा मुक्का मारा मैंने ना तुम्हें। ह्यूनहो उसी लड़के का नाम होता है जिसे मुक्का पड़ा होता है। वो लड़का अपना पेट पकड़कर जमीन में गिरा हुआ होता है और बाकी लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। व्हाइट हुडी वाला बंदा ब्लू जैकेट वाले बंदे को घूरने लगता है। वो लड़का हंसते हुए कहने लगता है, तुम्हारा पंच तो काफी ज्यादा अच्छा था। वो लड़का अपने पेट को पकड़ते हुए बोल रहा होता है कि तुम्हारा पंच तो सच में बहुत ज्यादा औसम था। व्हाइट हुडी वाला बंदा उस लड़के से कहने लगता है कि तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट मुझे अच्छा लगा। उसकी दोस्त उस व्हाइट हुडी वाले लड़के के बारे में कह रहे थे कि वो किसी को भी पीट सकता है। में दिखाया जाता है कि वो ब्लू जैकेट वाला बंदा खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है। वो व्हाइट हुडी वाला लड़का कह रहा होता है कि चलो देखे तुम मेरे किक को कितना रेट करते हो। तभी अचानक से एक भूरे बाल वाला लड़का आने लगता है और उसे ढकेल कर आगे जाने लगता है। वो कह रहा होता है कि अब मेरी बारी है इसे मारने की। वो भूरे बालों वाला लड़का उस ब्लू जैकेट वाले लड़के से कहता है कि तुम अब मेरे पंच को रेट करो। व्हाइट हुडी वाला जो पर्सन होता है वो अपनी हुडी को साफ करने लगता है और मुस्कुरा रहा होता है। पीछे से वो व्हाइट हुडी वाला बंदा उस लड़के को, भूरे बालों वाले लड़के को गाली देता है। वो व्हाइट हुडी वाला बंदा उस भूरे बाल वाले लड़के का मजाक उड़ाने लगता है। अपना मजाक उड़ता देखकर वो भूरे बालों वाला बंदा काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उस लड़के पर चिल्लाने लगता है। इस भूरे बालों वाले लड़के का नाम सियून होता है। तो वो जो व्हाइट हुडी वाला पर्सन होता है वो उससे कहने लगता है सियून से कि तुम करना क्या चाहते हो। ये बोलकर वो सियून को एक जोर का थप्पड़ मार देता है। वो व्हाइट हुडी वाला पर्सन कहने लगता है कि तुम बीच में घुसे इसलिए मैंने तुम्हें ये चाटा मारा। वो आगे कहता है कि मेरे मसलों के बीच में अगर कोई घुसता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, तुम समझ गए ना। सियून अपने गुस्से को कंट्रोल करके उस व्हाइट हुडी वाले पर्सन से कहता है कि तुम्हारा थप्पड़ तो काफी ज्यादा अच्छा था, मेरा जबड़ा टूट के नीचे गिरने वाला था, मैं इसे 10 में से 11 दूंगा। सियून जोसेफ से यानी कि उस व्हाइट हुडी वाले पर्सन से कहता है कि मुझे हमेशा से पता था कि तुम बाकी लोगों से काफी ज्यादा डिफरेंट हो, पता नहीं तुम्हें अमेरिका में क्या क्या सिखाया गया था। सियून आगे कहता है कि पक्का तुम्हारा वेट काफी ज्यादा होगा। जोसेफ ये सब सुनकर मुस्कुरा रहा होता है। जोसेफ सियून से कहता है कि ओए बेवकूफ, जाओ तुम मेरे लिए एक पैकेट सिगरेट लेकर आओ। सियून कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए मेंथोल फ्लेवर वाला लाऊंगा ना। तो वो कहता है हाँ मेंथोल फ्लेवर वाला लाना। जोसेफ के जाने के बाद सियून कहने लगता है कि
ये आज बहुत ज्यादा लकी था जोसेफ, वरना मैं तो इसे जान से ही मार डालता। सियोन ह्यूनहो से आगे कहने लगता है, लेकिन ये कितना काबिल बनता है अपने आप को ये जोसेफ, क्योंकि बस ये अब्रॉड में रहा है इसीलिए सिर्फ। दूसरी तरफ ह्यूनहो चुपचाप से सियोन की बातें सुन रहा होता है। सियोन ह्यूनहो से कहता है कि तुमने उसे कुछ कहा क्यों नहीं। वो फ्रेंडली वे में उसके कंधे पर हाथ रखकर उसके गर्दन को चीपने लगता है। ह्यूनहो अपने मन में सियोन से कह रहा होता है कि तुमने मुझे ऐसे क्यों पकड़ रखा है, तुम मुझे छोड़ो। दूसरी तरफ सियोन उसके मन की बात जान लेता है और कहने लगता है कि तुम इतनी आसानी से मुझसे आज नहीं बच पाओगे। पार्ट 2 की शुरुआत होती है और हमें सियोन को दिखाते हैं जिसने ह्यूनहो को पकड़ रखा होता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है ना। अगले सीन में हमें ह्यूनहो को सियोन की तरफ देखता हुआ दिखाते हैं। सियोन ह्यूनहो की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि आज तुम मेरे लिए तो बुकी खरीद रहे हो, समझ गए ना। वो खाते खाते ये बातें ह्यूनहो से कह रहा होता है। सियोन आगे उसे कहता है कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं बचा है, क्योंकि मैंने जोसेफ के लिए जो चीजें खरीदी उसकी वजह से। ये सुनकर ह्यूनहो कहने लगता है, अच्छा ठीक है तुम खा लो। सियोन के मुंह पर जूठा लगा हुआ होता है और वो कह रहा होता है ह्यूनहो से कि तुम ठीक तो हो, तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों हो रहा है, तुमने ऐसा लुक क्यों बना रखा है। ये सुनकर ह्यूनहो कहने लगता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और उस वक्त रुमाल से वो अपना मुंह पोंछ रहा होता है सियोन। अचानक ही सियोन की नज़र उस शॉप के नेम पर जाती है जिसका नाम था ह्यूनहोज डिनर। ये देखकर सियोन ह्यूनहो से कहने लगता है कि अब मैं समझा, ये शॉप के नेम की वजह से तुम डर गए हो है ना। इतना बड़ा कोइंसिडेंस है कि इस शॉप का नाम और तुम्हारा नाम दोनों ही सेम है। ह्यूनहो ये सुनकर सियोन को बताता है कि ये शॉप उसकी मॉम की है और उसकी मॉम इस शॉप को चलाती हैं। उसके बाद हमें ह्यूनहो की मॉम को दिखाया जाता है जो कि ह्यूनहो और सियोन के लिए कुछ खाने के लिए ला रही होती हैं। ह्यूनहो की मॉम सियोन को देखकर कहती हैं कि तुम पक्का ह्यूनहो की दोस्त होगे, मैं तुम लोगों के लिए फिश केक लाई हूँ, तुम इसको एंजॉय करो। सियोन फिश केक को अपने मुंह में डालते हुए कहने लगता है कि ओ ये प्लेस, ये शॉप जो है ये तुम्हारी मॉम रन करती हैं, अब मुझे समझ में आया कि इस जगह का नाम ह्यूनहो डिनर क्यों है। दूसरी तरफ ह्यूनहो थोड़ा घबराया हुआ लग रहा होता है। सियोन की इस बात पे ह्यूनहो कहता है कि हाँ तुम सही समझे। ह्यूनहो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने इस शॉप की बात को सीक्रेट रखा था अभी तक, लेकिन इस लड़के को ये बात क्यों पता चली, इसे ये बात क्यों पता चली। दूसरी तरफ सियोन उस फिश केक को काफी ज्यादा एंजॉय करते हुए खा रहा होता है। सियोन कह रहा होता है कि फिश केक बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। दूसरी तरफ ह्यूनहो सोच रहा होता है कहीं ये मेरी मॉम के साथ कुछ गलत करने के बारे में तो नहीं सोच रहा है ना। ह्यूनहो स्कूल में बुली हुआ करता था जिसकी वजह से ह्यूनहो को ये ख्याल आ रहा होता है। ह्यूनहो ने पेन निकाल लिया होता है और जैसे कि वो अटैक ही करने वाला होता है और सोच रहा होता है कि तुम लाइन क्रॉस कर रहे हो, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो सियोन होता है वो शुक्रिया करने लगता है उसकी मॉम को खाने के लिए। ह्यूनहो उस पर अटैक करने ही वाला होता है और वो शुक्रिया अदा कर रहा होता है उसकी मॉम का। सियोन ह्यूनहो की मॉम से कहता है कि मुझे आपको अच्छे से ग्रीट करना चाहिए था मिसेस हुआंग, मेरा नाम सियोन है, मैं ह्यूनहो का दोस्त हूँ। ये सब देखकर ह्यूनहो शॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ सियोन उसकी मॉम से बात करते हुए कह रहा होता है कि मुझे पता था शॉप का नेम कोई कॉन्फिडेंस नहीं होगा। ह्यूनहो की मॉम हंसते हुए सियोन से कहने लगती है कि ह्यूनहो मुझे मना करता है शॉप के बारे में बताने के लिए। वो हंसते हुए ये बातें सियोन को बता रही होती हैं। ये सब सुनकर सियोन भी मुस्कुरा रहा होता है। सियोन ह्यूनहो से कहने लगता है कि डूड ये तुम क्या करते हो, तुम्हें तो प्राउड होना चाहिए तुम्हारी हार्ड वर्किंग मॉम के लिए। ह्यूनहो अपनी मॉम और सियोन के बीच में आ जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि ऐसा नहीं चल सकता, पता नहीं ये क्या कहेगा या क्या करेगा अगर यहाँ पे ये और देर रुका तो। ह्यूनहो अपनी मॉम से कहने लगता है कि मॉम हमें जाना होगा, हमारे दोस्त हमारा वेट कर रहे हैं। ह्यूनहो की मॉम सियोन के लिए कुछ पैक करने लगती हैं। ह्यूनहो की मॉम ने कुछ खाने की चीजें सियोन के लिए पैक कर दी होती हैं और सियोन से पूछ रही होती हैं कि वहाँ कितने दोस्त होंगे तुम्हारे सियोन। ह्यूनहो की मॉम सियोन से कहने लगती है मैंने तुम्हारे लिए कुछ फ्राइज और कुछ तबुकी पैक कर दी हैं, तुम उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करके खाना, ठीक है। ये सब सुनकर ह्यूनहो अपनी मॉम से कहने लगता है कि मॉम आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ सियोन खुश होते हुए ह्यूनहो की मॉम से कहता है कि मिसेस हुआंग क्या ये सब फ्री में है। मिसेस हुआंग ये सुनकर कहती हैं ऑफ कोर्स डियर, वैसे भी ये सब वेस्ट ही हो जाने वाला था। सियोन मिसेस हुआंग की बात सुनकर कहता है कि मिसेस हुआंग क्या आप श्योर हैं कि आप मुझे इतना सारा खाना दे सकती हैं,
ये सुनकर मिसेस हुआंग कहती हैं ऑफ कोर्स डियर। दूसरी तरफ ह्यूनहो अपने मन में कह रहा होता है कि प्लीज स्टॉप मॉम, प्लीज स्टॉप। मिसेस हुआंग मुस्कुराते हुए सायुन से कहने लगती हैं कि ह्यूनहो का कोई भी दोस्त मेरे बेटे जैसा है। दूसरी तरफ ह्यूनहो अपने मन में सोच रहा होता है कि मॉम आप गलत कर रही हैं। सायुन मुस्कुराते हुए कहता है कि आपके बेटे जैसा। दूसरी तरफ ह्यूनहो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये वैसा बच्चा नहीं है जैसा आप समझ रही हैं मॉम। सायुन खाने को देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा होता है और ह्यूनहो सोच रहा होता है उसे देखकर कि ये मेरा दोस्त नहीं है। सायुन मिसेस हुआंग से कहता है कि मैं आपकी बात समझ गया मिसेस हुआंग, और खाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ह्यूनहो सायुन का हाथ पकड़कर उसका नाम लेता है। ह्यूनहो सायुन से कहता है कि तुम प्रॉमिस करो कि तुम जोसेफ और दूसरों को नहीं बताओगे मेरी मॉम के शॉप के बारे में। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ प्लीज। ये सुनकर सायुन ह्यूनहो से कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, और फिर वो मिसेस हुआंग को शुक्रिया कहता है। मिसेस हुआंग सायुन को बाय करते हुए कह रही होती हैं कि अगली बार अपने दोस्तों को भी लाना याद से। ये सुनकर सायुन जाते जाते कहता है कि पक्का मैं अगली दफा अपने दोस्तों को भी साथ लाऊंगा। ये सुनकर ह्यूनहो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हुए घबराने लगता है। ह्यूनहो अपनी मॉम से गुस्से में कहता है कि मॉम आपने ऐसा क्यों किया। उसकी मॉम उसकी तरफ मुड़ती हैं पर उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि ह्यूनहो ऐसा क्यों बोल रहा होता है। ह्यूनहो चिल्लाते हुए उनसे कहने लगता है कि मैंने आपसे कहा था कि आप ऐसा एक्ट करें कि आप मुझे नहीं जानती हैं। ह्यूनहो अपनी मॉम से आगे कहता है कि मॉम मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, मैंने आपसे बार बार रिक्वेस्ट की थी, लेकिन फिर आपने ऐसा क्यों किया। ह्यूनहो दूसरी तरफ अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं इन पर चिल्ला क्यों रहा हूँ। ह्यूनहो की मॉम चुपचाप से ये सब सुन रही होती हैं। ह्यूनहो की मॉम ह्यूनहो से कहती हैं कि मैं तुम्हारे दोस्त से मिलकर खुश थी ह्यूनहो। ह्यूनहो की मॉम ह्यूनहो से माफी मांगने लगती हैं तो ह्यूनहो सोचने लगता है कि ये मुझसे क्यों माफी मांग रही हैं। ह्यूनहो अपनी मॉम की बातें सुन रहा होता है जो कि कह रही होती है कि मैं बस चाहती थी कि तुम अपने दोस्तों के साथ अच्छे से रहो, मुझे माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। ह्यूनहो अपने मन में कहता है कि मॉम मुझसे माफ़ी मांगना बंद कर दीजिए प्लीज़। उसने अपने हाथों का मुक्का बना रखा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि खाने में एक कपड़ा अजीब सा गंदा सा होता है। कोई ह्यूनहो को बोल रहा होता है कि ये खाने में कहाँ से आया। ह्यूनहो बस चुप कर वहाँ पर बैठा होता है और देख रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जोसेफ होता है जिसने वो कपड़ा पकड़ रखा होता है। वो अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा होता है और उसके दोस्त भी। वो कहता है कि मैंने सुना था कि तुम्हारी मॉम तो बुक्की बेचती हैं ह्यूनहो, तो मैं तुम्हारी मॉम की शॉप पर गया था ताकि मैं कुछ तुबुकी ट्राई कर सकूं। पर ये गंदा सा कपड़ा इस बाउल में क्या कर रहा है। तुम्हें लगता है कि मैं ये गंदी सी चीज़ खाऊंगा। ये कहकर जोसेफ ह्यूनहो के मुंह पर वो गंदा सा कपड़ा मार देता है। जोसेफ आगे ह्यूनहो से कहता है कि मुझे लगता है अब तो मुझे तुम्हारी शॉप से रिफंड मिलने वाला है। जोसेफ आगे कहता है कि तुम ही मुझे पैसे वापस कर दो वरना फिर तो मुझे तुम्हारी मॉम के पास जाकर पैसे लेने पड़ेंगे। ये कह कर के मैं ह्यूनहो का दोस्त हूँ मिसेस हुआंग। ह्यूनहो अपने मन में सायोन के बारे में सोच रहा होता है कि मैंने तुमसे भीख मांगा था कि ये बात किसी को नहीं बताना। ह्यूनहो को लग रहा होता है कि जोसेफ को ये सारी बातें सायोन ने बताई है। ह्यूनहो काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता है और वो कहता है कि फ्रेंड तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरे दोस्त हो। ये सुनकर जोसेफ ह्यूनहो से कहता है कि तुम क्या सच में गुस्सा हो गए। जोसेफ आगे कहता है ह्यूनहो से कि मैं तो बस तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहा था एक दोस्त होने के नाते। जोसेफ उस बाउल के अंदर की सारी तुबुकी को ह्यूनहो के ऊपर गिराते हुए कहने लगता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी मॉम को ये सारी बातें बतानी ही पड़ेंगी। ह्यूनहो ने अपना पेन निकाल लिया होता है और उसे अपने हाथों में जोर से पकड़ रखा होता है। जोसेफ की नज़र उसकी तरफ जाती है। ह्यूनहो उस पेन से जोसेफ के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी ह्यूनहो को अपनी मॉम की बात याद आ जाती है जो कि कह रही होती हैं कि मैं बस चाहती थी कि तुम अपने दोस्तों के साथ अच्छे से रहो। उसके बाद वो ह्यूनहो को सॉरी कह रही होती हैं। ह्यूनहो जोसेफ के गले में वो पेन घुसाने ही वाला होता है लेकिन वो अपनी मॉम का सोचकर रुक जाता है। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पूरा डेस्क और पूरी ज़मीन गंदी हो चुकी होती है और बाकी बच्चे तमाशा देख रहे होते हैं। जोसेफ ह्यूनहो से पूछने लगता है कि ये सब क्या था। जोसेफ गुस्से में लाल हो रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे। जोसेफ गुस्से में डेस्क पर बहुत जोर से हाथ पटकता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सायन ह्यूनहो के क्लास में आया होता है और उसे ढूंढ रहा होता है। क्लास का नज़ारा देखकर सायन बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है।
हमें दिखाया जाता है कि क्लास के सारे बच्चे अपने अपने डेस्क पर बैठे होते हैं और दो पुलिसमैन और टीचर वहाँ पर खड़े होते हैं और विंडो टूटी हुई होती है जहाँ पर खून लगा हुआ होता है। जमीन पर ह्यूनहो का चश्मा पड़ा होता है जहाँ पर पूरा खून ही खून होता है। ह्यूनहो का चश्मा टूट चुका होता है। सायोन पुलिस को और टीचर को बस वहाँ पर खड़ा हुआ देखता ही रह जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जोसेफ किसी को मुक्के से मारा होता है और जोसेफ के मुक्के में खून लगा होता है और हमें बताया जा रहा है कि उस दिन ह्यूनहो को जोसेफ ने पूरे 15 मिनट तक बेरहमी से मारा था। हमें दिखाया जाता है कि ह्यूनहो जोसेफ से माफ़ी मांग रहा होता है। वो आवाज़ हमें बताती है कि ह्यूनहो बहुत दफ़ा बेहोश हुआ लेकिन फिर से उसे जगा कर जोसेफ उसे बेरहमी से मारता रहा। ह्यूनहो उससे माफ़ी मांगता रहा लेकिन जोसेफ ने उसे मारना बंद नहीं किया और किसी ने भी ह्यूनहो की मदद नहीं की। हमें ह्यूनहो का फेस दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका होता है। उसके बाद जोसेफ ने ह्यूनहो को खिड़की से बाहर फेंक दिया होता है। पार्ट 4 की शुरुआत होती है और हेडमास्टर बोल रहे होते हैं कि ये सब हुए हुए 5 साल हो चुके हैं। ये बात 5 साल पहले की बात होती है। वो आगे बोल रहे होते हैं कि वो हार मान चुके होते हैं कि सायोन उन्हें कभी वापस मिलेगा भी या नहीं, लेकिन वो मुझे मिल गया और वो ये कह के हंस रहे होते हैं। वो गॉड का शुक्रिया अदा करते हुए कह रहे होते हैं कि परछाई में एक रोशनी की किरण मुझे मिल गई जिसकी वजह से वो बच्चा मुझे वापस मिल गया। वो हेडमास्टर सिस्टर से कहते हैं कि हमें उसे जल्द से जल्द वापस लाना पड़ेगा चाहे जो भी करना पड़े। आप समझ गई ना सिस्टर रचेल? सिस्टर रचेल ये सुनकर कहती हैं कि हाँ मैं समझ गई हेडमास्टर, मैं इस काम पर लग जाती हूँ। सिस्टर रचेल रेडी होते हुए कहती हैं कि अगर कोई मसला होगा तो मैं उसे ज़बरदस्ती उठा कर ले आऊँगी। और उन्होंने गन ले रखा होता है अपने हाथों में और एक मस्त सा कॉस्ट्यूम पहन रखा होता है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि सिस्टर रचेल डेड मैंशन की हेडमिस्ट्रेस होती हैं और उनका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज अननोन होता है। सिस्टर रचेल के इस कॉस्ट्यूम और गन्स को देखकर हेडमास्टर परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुमने मेरी बात सुना नहीं सिस्टर, मैंने कहा था कि कम से कम नुकसान में उसे वापस लाना है उस बच्चे को। सिस्टर रचेल अपनी चीज़ों को ज़मीन से उठा रही होती हैं। हेडमास्टर सिस्टर रचेल को गन वगैरह ले जाने के लिए मना करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि जोसेफ के फादर होते हैं। वो मिसेस हुआंग को ग्रीट कर रहे होते हैं जो कि ह्यूनहो की मॉम होती हैं। जोसेफ के फादर अपना नाम ब्योंग गुआन बताते हैं। वो वैसे झुके हुए उनसे कह रहे होते हैं ह्यूनहो की मॉम से कि मैम मेरे बच्चे की गलती मेरी गलती है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या कहूँ। वो आगे उनसे कहते हैं कि मैं ह्यूनहो की सारी मेडिकल एक्सपेंसेस, उसका सारा ट्रीटमेंट और इमोशनल ट्रॉमा का पैसा देने के लिए तैयार हूँ। मैं इस तरह से आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ह्यूनहो की मॉम उस पर्सन को इग्नोर कर देती हैं। वो आगे कहते हैं कि अगर आप चाहें तो मैं इससे ज़्यादा आपको पे कर सकता हूँ, मैं आपको ज़ुबान देता हूँ। ह्यूनहो की मॉम उस वक्त राइस बना रही होती हैं। ह्यूनहो की मॉम उस पर्सन से कहती हैं कि आप जो भी करें इससे कुछ नहीं बदलेगा सर। वो आगे कहती हैं कि ये इतनी छोटी सी बात नहीं है कि तुम माफ़ी मांगोगे और सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद ये सुनकर जोसेफ के फादर उठते हुए कहने लगते हैं अच्छा तो तुम मेरी बात नहीं मानोगी। वो पर्सन कहता है ठीक है मैं समझ गया, गुड बाय मैडम। ये सुनकर ह्यूनहो की मॉम उससे चिल्लाते हुए कहती हैं क्या तुम्हें बस इतना ही कहना था। वो आदमी हैंकी से अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है। वो आदमी आगे कहता है कि मुझे अपने काम को अच्छे तरीके से करने की आदत है, लेकिन क्योंकि आपको सेटलमेंट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है इसीलिए मैं आपके साथ एक सेकंड भी बर्बाद नहीं कर सकता। वो आदमी आगे कहता है कि मेरे पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। ये कहकर वो अपनी कार की तरफ जाने लगता है और वो क्रीपी सी तरीके से कहता है कि और इन सब चीज़ों में मैं तो वैसे भी एक्सपर्ट हूँ। वो कार से जाते जाते कहने लगता है अरे मेरी नाक तो नंब हो गई है, वो धूल मिट्टी वहाँ कितनी गंदी जगह थी जहाँ वो औरत काम कर रही थी। वो उस पर्सन से कहता है जिसने उसका गेट खोला था कि उस जगह को तोड़ करके वहाँ पे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा। वही ऑर्डर उस पर्सन को देता है। वो आगे उस पर्सन से पूछता है कि उस बच्ची का क्या हुआ। ये सुनकर वो ड्राइवर कहता है कि सेक्रेटरी ओ इस काम में लगे हुए हैं, जब उनका काम हो जाएगा तो वो हमें इन्फॉर्म कर देंगे। ये सुनकर वो आदमी कहता है कि ठीक है। सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल बेड पर जोसेफ पड़ा हुआ होता है। वो सायोन की बातों के बारे में सोच रहा होता है कि उसकी बातों में बहुत कुछ अलग लग रहा था। जोसेफ के फादर उससे मिलने आए हुए होते हैं। जोसेफ अपने फादर को एब्सोल्यूट रूल के बारे में बता रहा होता है जिसके बारे में उसने सायोन से सुना था। ये सुनकर जोसेफ के फादर कहते हैं कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। वहाँ पर ये बातें नर्स भी सुन लेती हैं। एब्सोल्यूट के बारे में सुनकर जोसेफ के फादर आगे कहते हैं कि ये कोई ट्रेंडी
ट्रेंडिंग वर्ड चल रहा है तुम टीनेजर्स के बीच में। ये सुनकर जोसेफ अपने फादर को बताता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन फिर अचानक से उसने हम सब पर हमला कर दिया था, मुझे और मेरे दोस्त पर अटैक कर दिया था उसने। वो सायोन के बारे में अपने फादर को बता रहा होता है। जोसेफ के फादर हाथों से इशारा करके नर्स को जाने के लिए कहते हैं थोड़ी देर के लिए। वो उनसे कहते हैं कि मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। जोसेफ वही बात अपने फादर से कह रहा था कि जैसे कि मैं आपको बता रहा था फादर की उसने। तभी अचानक ही उसके फादर जोर का चांटा मार देते हैं उसे एक थप्पड़ मारने के बाद उसके फादर उससे कहते हैं कि जोसेफ तुम्हें पता है मुझे क्या बात सबसे ज्यादा बुरी लगी। वो आगे कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने उन बच्चों को बुली किया या उनमें से कोई परेशान होकर बिल्डिंग से कूद गया। मुझे गुस्सा इस बात पर आ रहा है मेरे बेटे कि तुमने अपना काम पूरा नहीं किया। अगर तुमने उसके पीछे जाने का सोचा था अपने टूल्स और अपने वेपन्स लेकर, तो तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए थी कि कभी काम अधूरा नहीं छोड़ते, और यही है बिजनेस 101। मुझे देखो और मुझसे सीखो मेरे बेटे कि कैसे असली दुनिया चलती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सायन मुक्का खा रहा होता है और उसकी कोई पिटाई कर रहा होता है। वो पर्सन सायन को जोर से लात से मारता है जिसकी वजह से वो नीचे जाकर गिर जाता है। वहाँ पर 3 लोग होते हैं जो उसकी पिटाई कर रहे होते हैं। उनकी पिटाई होता हुआ देख सायन उनसे पूछता है कि मिस्टर आपका मसला क्या है। वो लोग रुकते नहीं, वो उसे मारते ही जाते हैं। उसका बैग नीचे जमीन में गिर जाता है और वो जमीन पर गिरा पड़ा होता है। वो आदमी अपना ग्लव्स निकालते हुए सायन से कह रहा होता है कि तुमने जोसेफ और उसके दोस्तों को मारा था। वो उस ग्लव्स को सायन के ऊपर गिराते हुए कहता है कि तुम्हारे ट्रिक्स बच्चों पर वर्क कर गए पर अडल्ट पे नहीं करेंगे। वो आगे कहता है कि यंग मास्टर यानी कि वो जोसेफ के बारे में कह रहा होता है कि उस सायन की वजह से जोसेफ हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। वो आदमी सायन का हाथ मोड़ने लगता है। वो आदमी सायन का हाथ मोड़कर उसे तोड़ने लगता है और उससे कहता है कि जो बोओगे वही पाओगे। वो आदमी अपनी टांगों से सायन का हाथ तोड़ देता है। ये सब करने के बाद वो आदमी सायन से कहता है कि बच्चे असली दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। उसके बाद हमें शाम का सीन दिखाते हैं। सायन उस आदमी का नकल उतारते हुए कहने लगता है ओह वेलकम टू द रियल वर्ल्ड किडो, और वो उसका मजाक उड़ा रहा होता है और उसने अपना हाथ पकड़ा हुआ होता है। सायन उस आदमी को कहता है जब वो चला जाता है कि कितना बकवास करता है ये आदमी। सायन अपने हाथों को घुमाते हुए कहने लगता है कि इस आदमी को हड्डियों के टूटने में और हड्डियों के घिसकने में फर्क ही नहीं पता है। ये पिटाई तो पार्क में घूमने जाती थी, सिस्टर रचेल का तो अलग ही कहना था, वो तो अलग ही किस्म से मारती थी। सायन अपने बाजुओं को घुमाकर उसे सही जगह पर ला रहा होता है। सायन अपने मुक्के को देखते हुए कहने लगता है कि मेरे लिए चीजें बहुत ज्यादा खराब हो गई हैं। बिना कमांड के मैं तो फाइट भी नहीं कर सकता उन 3 बेवकूफ रूल्स की वजह से। सायन अपना बैग उठाकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन कोई लेडी उसे जाते हुए देख लेती हैं। वो सायन को उसके नाम से पुकारती हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो लेडी यूनहो की मॉम होती हैं और वो सायन से पूछ रही होती हैं कि तुम सायन ही हो ना। उन्होंने हाथों में पॉलिथीन बैग में सब्जियां ले रखी होती हैं। वो सायन से पूछती हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है स्वीट हार्ट। सायन मिसेस होंग को हाई करता है। सायन अपने मन में सोचने लगता है कि अच्छा हाँ ठीक है, अब चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। उसके बाद हमें सायन को दिखाते हैं जो कि खाने की प्लेट के सामने बैठा होता है लेकिन खा नहीं रहा होता है। सायन ही हमारा मेन लीड है। यूनहो की मॉम और खाना लेकर आती हैं सायन के लिए और उससे कहती है कि शर्माने की ज़रूरत नहीं है सायन, तुम खा सकते हो। हमें दिखाया जाता है कि सायन की आंखें छोटी और नीली हो चुकी होती हैं और वो सोच रहा होता है कि ईट अप कमांड रजिस्टर्ड। यूनहो बहुत जल्दी सारा खाना खाने लगता है और सोच रहा होता है जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, मैं यूनहो की मॉम को अपनी मॉम अपना पेरेंट समझने लगा हूँ। वो किसी भुक्कड़ की तरह बस खा ही जा रहा होता है। यूनहो की मॉम ये देखकर उससे कहती हैं कि तुम अटक जाओगे अगर तुम इस तरह से खाते रहे इतनी जल्दी से पानी पियो। ये सुनकर सायन ढेर सारा पानी जो कि हमारा मेन लीड है वो पीने लगता है और कहता है यस मैम। वो बॉटल का सारा पानी पीकर ख़त्म कर देता है और उसे टेबल पे पटक देता है। हमारे मेन लीड का पेट फुल हो चुका होता है और वो गुब्बारे जैसा लग रहा होता है। वो मील के लिए शुक्रिया करता है यूनहो की मॉम को। यूनहो की मॉम सुशी को पीसेस में काट रही होती हैं और वो हमारे मेन लीड से कहती हैं कि तुम्हें इतने दिनों बाद देखकर मुझे काफ़ी खुशी हुई। सायन यूनहो की मॉम से पूछता है क्या वो ठीक है, वो यूनहो के बारे में पूछ रहा होता है। ये सुनकर यूनहो की मॉम कहती हैं तुम यूनहो का पूछ रहे हो ना, हाँ वो पहले से ठीक है। वो हमारे मेन लीड को बताते हैं कि सर्जरी ठीक सी हो गई, अभी डॉक्टर ने कहा है कुछ टाइम के लिए उसे मॉनिटर पर रखने के लिए। वो सायन से आगे कहती हैं कि तुम्हें तो पता है मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम तो ये बात जानते हो।
वो कहती हैं यूनहो अब ये अपनी मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है, लेकिन मुझे पता है वो इस चीज़ को टैकल कर लेगा। उसके बाद हमें हॉस्पिटल बेड पर पड़े हुए यूनहो को दिखाते हैं, जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। यूनहो की मॉम आगे कहती हैं कि अगर तुम मुझसे पूछो कि मैं कैसी हूँ तो मैं कहूँगी मैं अपने बच्चे की तरह स्ट्रांग नहीं हूँ। ये कहकर उनके आंसू गिरने लगते हैं उनके हाथों से और वो बुरी तरीके से रोने लगती हैं। वो रोते रोते आगे कहने लगती हैं कि मेरा बच्चा वहाँ हॉस्पिटल बेड पर पड़ा हुआ है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। वो कहती हैं खुदा ही जानता है कि मैं उन लोगों को किस तरह से बर्बाद करना चाहती हूँ, और वो बहुत ज़्यादा रो रही होती हैं। यूनहो की मॉम बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से रोने लगती हैं और कहती हैं मैं उस लड़के के बाप को मार डालना चाहती हूँ, उसे चीर डालना चाहती हूँ। जिस तरह से उन लोगों ने मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े किए हैं, मैं भी उन्हें उसी तरह से कर देना चाहती हूँ। वो अपने हाथों को रोते रोते सुशी पर पटक देती हैं। हमें दिखाया जाता है कि सायन यूनहो की मॉम की बातें सारी सुन रहा होता है और उन्हें रोते हुए देख रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की पीछे मुड़कर सायन को देख रही होती हैं और उससे माफ़ी मांग रही होती है कि तुम्हें ये सब सुनना पड़ा। वो उससे माफ़ी मांगते हुए कहने लगते हैं कि मुझे तुमसे ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए। यूनहो की मॉम जब पीछे मुड़कर देखती हैं तो वहाँ पर हमारा मेन लीड यानी कि सायन नहीं होता है। प्लेट्स टेबल पर वैसे ही पड़े हुए होते हैं। उसके बाद हमें बियोंगयू कंस्ट्रक्शन नाम की एक कंपनी को दिखाते हैं, जो कि जोसेफ के फादर की कंपनी होती है। पार्ट 3 की शुरुआत होती है और हमें एक प्लेस को दिखाया जाता है जहाँ पर नो एंट्री लिखी हुई होती है और कोई पर्सन कह रहा होता है कि मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है। वो पर्सन जोसेफ होता है। वो सिगरेट पीते हुए अपने दोस्तों से कह रहा होता है यूनहो के बारे में कि तुम बोल देना कि तुम लोगों ने ज़्यादा ज़ोर से उसे ढकेल दिया, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गया था। तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई है ना? ये सुनकर जोसेफ के फ्रेंड बोलने लगते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं था। जोसेफ एक पेपर को टेबल पे रखते हुए कहने लगता है कि तुम लोग ऐसा नहीं कहो, वैसे मैंने अपने डैड से बात कर ली है। कोरिया में एक लॉ है जिसका नाम जुवेनाइल एक्ट है। वो सिगरेट फूंकते हुए कहने लगता है कि ये एक्ट मुझ पर काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं पहले 1 साल वहाँ जाकर रह चुका हूँ। मैं तो बस तुम लोगों से एक फेवर मांग रहा हूँ। वो अपने एक फ्रेंड से कहने लगता है कि तुम खुद को पुलिस के हवाले कर दो और कहना उनसे कि तुमने उस लूज़र को ज़्यादा ज़ोर से पुश कर दिया होता है। ये लूज़र यूनहो को बोल रहा होता है, तुम बात को समझ गए हो ना? जोसेफ का फ्रेंड उससे कहता है कि मैंने इस लॉ के बारे में सुना है, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि इस वजह से मुझे जेल भी हो सकती है। ये सुनकर जोसेफ अपने फ्रेंड के कंधों पर हाथ रखता हुआ उससे कहता है कि तुम परेशान मत हो, मेरे पास इसका भी एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। जोसेफ का फ्रेंड जोसेफ को देख रहा होता है और जोसेफ उससे कह रहा होता है कि तुम्हें तो अभी तक किसी ने जेल में नहीं डाला है ना, और अगर तुम्हें जेल में डालने वाला जिंदा ही ना बचे फिर? वो मुस्कुराते हुए ये बात अपने दोस्त से कह रहा होता है, फिर तो कोई मसला नहीं होगा, है ना? जोसेफ अपने दोस्तों से कहता है तुम लोग बस एक ऑफेंडर हो गए। ये सुनकर उसके दोस्त कहते हैं लेकिन जोसेफ उनसे कहता है कि मैं तुमसे ये सब फ्री में करने को थोड़े ही कह रहा हूँ। वो अपने सारे दोस्तों को इसके बारे में बोल रहा होता है कि अगर तुमने मेरी मदद की मैं तुम में से हर पर्सन को 10 मिलियन वॉन दूंगा। ज़मीन में हर तरफ पैसे गिरे हुए होते हैं और जोसेफ अपने दोस्तों से पूछ रहा होता है कि तुम में से किसे पता है कि यूनहो कहाँ रहता है। अगले सीन में हमें यूनहो की मॉम को दिखाते हैं जिनकी आंखों से आंसू गिर रहा होता है। वो घर के कोने में बैठी हुई होती हैं और वहाँ पर चीजें गिरी हुई होती हैं। इसके बाद हमें एक अपार्टमेंट को दिखाया जाता है। जोसेफ और उसके दोस्तों ने मास्क लगा रखा होता है। जोसेफ अपने दोस्त से फ्लोर के बारे में पूछता है कि ये कौन सा फ्लोर है, तो उसका दोस्त कहता है कि ये 5th फ्लोर है। उसके बाद हमें लिफ्ट को दिखाया जाता है। उन सारे लोगों ने बैट ले रखा होता है। वो लोग सीढ़ियों से ऊपर के फ्लोर पर जाने लगते हैं। जब वो ऊपर जाते हैं तो वो देखते हैं कि लिफ्ट को किसी ने अटका रखा होता है। जोसेफ ये देखकर कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, और फिर हमें एक हुडी वाले पर्सन को दिखाया जाता है। वो पर्सन जोसेफ से कह रहा होता है कि तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई। वो पर्सन सीढ़ियों पर बैठकर जोसेफ का इंतज़ार कर रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि वो पर्सन सायन होता है। सायन जोसेफ से कहता है कि मैं तो थक ही गया था तुम्हारा इंतज़ार करते करते। जोसेफ सायन से पूछने लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जोसेफ का दोस्त सायन से बोलने लगता है कि अच्छा हुआ तुम यहाँ हो, हम कुछ और भी टूल्स लेकर आए हैं, कुछ और बैट्स लेकर आए हैं, तुम उन्हें ले सकते हो। ये सुनकर सायन स्टेयर्स पर से खड़ा होकर कहने लगता है कि मेरे पास तुम लोगों के लिए 2 सवाल है। तुम्हें यूनहो की मॉम के शॉप के बारे में कैसे पता चला? सायन जोसेफ से कहता है कि वो जगह उसकी सीक्रेट स्पॉट थी
जोसेफ अपना मास्क हटाते हुए सायोन से कहता है कि ओ तुम उसके बारे में पूछ रहे हो। अगले सीन में हमें सायोन को बच्चों के साथ दिखाया जाता है जिनके साथ वो तबूकी शेयर करके खा रहा होता है। जोसेफ सायोन से कह रहा होता है कि जब तुम स्मोक लेकर नहीं आए थे तब मैं तुम्हें ढूंढने के लिए निकल गया था और मैंने देखा कि तुम पड़ोसियों के बच्चों के साथ खा रहे थे। पर दुख की बात यह है कि मैंने यूनहो को उसकी मॉम के साथ देख लिया था और वो अपनी मॉम के साथ लड़ रहा था। ये सब सुनकर सायोन कहने लगता है ओ तो ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ और वो सीढ़ियों से नीचे आने लगता है। सायोन जोसेफ से कहता है कि अब तुम मेरा दूसरा सवाल सुनो, मुझे इस सवाल का सीधा सीधा जवाब चाहिए तो सोचकर जवाब देना। तुम लोग यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो? ये सुनकर जोसेफ कहता है कि हमें देखकर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि हम यहाँ क्यों आए हैं। उसके बाद जोसेफ आगे कहता है कि हम मिसेस हुआंग को देखने आए हैं कि हम लोग पर केस ठोकने के बाद वो क्या कर रही हैं। वो लोग सारे स्टेयर्स पर खड़े हुए होते हैं। जोसेफ मुस्कुराता हुआ सायोन से कहने लगता है वैसे तुम्हारी टाइमिंग अच्छी है, आजकल मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। तुम मेरे लिए बहुत सारे मसले क्रिएट कर रहे थे। उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सायोन धक्का देकर जोसेफ से आगे निकल गया होता है। जोसेफ आगे कहता है क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ दिखता हूँ जिसे कुछ समझ में ना आए? तुम मिडिल मैन बनकर उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे पूरे टाइम। उसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जोसेफ ने हमारे सायोन के मुंह पर मारा होता है, तब का सीन। जोसेफ गुस्से में हंसते हुए कहता है कि तुम्हें लग रहा था कि मैं कोई बेवकूफ़ हूँ जिसको कुछ समझ में नहीं आता है, तुम मुझे पूरे टाइम बेवकूफ़ समझ रहे थे। सायोन फायर एक्सटिंग्विशर उठाते हुए जोसेफ से कहता है कि शुक्रिया, मुझे बस यही सुनना था। उसके बाद जोसेफ उस रॉड से सायोन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। सायोन फायर एक्सटिंग्विशर को खोलता हुआ जोसेफ से कहता है कि मुझे सीधा सीधा जवाब देने के लिए शुक्रिया जोसेफ। सायोन जोसेफ को घूरता हुआ उससे कहता है कि मुझे तुम पर शक था लेकिन मुझे कंफर्म करना था इससे पहले कि मैं कोई फैसला लूँ। वो फायर एक्सटिंग्विशर को ओपन करते हुए जोसेफ के मुंह पर मार देता है। जोसेफ अपने दोस्तों से कहता है जो कि नीचे स्टेयर्स पर होते हैं कि तुम लोग वहाँ पर क्या कर रहे हो, ऊपर आओ। जोसेफ ने अपना मुंह कवर कर रखा होता है हाथों से। अगले सीन में सायोन फायर एक्सटिंग्विशर को उनमें से एक बंदे पर फेंक कर मार देता है। जोसेफ का वो फ्रेंड जोसेफ के ऊपर गिरता है। जोसेफ अपने उस फ्रेंड को धक्का देकर अपने ऊपर से हटाता और कहता है कि यूजलेस, यहाँ से हटो। हमें सब धुंधला धुंधला सा दिखाया जाता है जहाँ पर सायोन उन बंदों से फाइट कर रहा होता है। सायोन इस बार दूसरे फायर एक्सटिंग्विशर से जोसेफ पर अटैक करता है लेकिन जोसेफ उसे रॉड से रोक लेता है। सायोन ने फायर एक्सटिंग्विशर को जोसेफ के पैरों पर मार दिया होता है। दर्द के मारे जोसेफ का मुंह बन जाता है। जोसेफ चिल्लाते हुए सीढ़ियों से गिरते हुए कहने लगता है नहीं नहीं, तुमने तो मेरा पैर तोड़ दिया। सायोन सीढ़ियों से नीचे आते हुए जोसेफ से कहने लगता है कि तुम्हारी बीच की उंगलियां चकनाचूर हो गई होंगी। हमें दिखाया जाता है कि जोसेफ के पैरों से खून गिर रहा होता है और सायोन उससे कह रहा होता है कि तुम अब कभी भी चल नहीं पाओगे जोसेफ। जोसेफ चिल्लाते हुए सायोन से पूछने लगता है कि क्यों क्यों तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। ये सुनकर सायोन अपने हुडी के कैप को नीचे करते हुए कहने लगता है हमारे अंदर 3 तरह के रूल फिट किए गए हैं। पहला कि पेरेंट की बात एब्सोल्यूट है, कुछ भी हो जाए हमेशा पेरेंट्स की बात माननी है। सायोन जोसेफ के मुंह पर एक जोर का मुक्का मारते हुए उसे दूसरा रूल बताने लगता है। वो दूसरे रूल के बारे में बताता है कि पेरेंट्स की परमिशन के बगैर कभी भी पावर का इस्तेमाल नहीं करना है। हमें जोसेफ के बाकी के दोस्तों को दिखाया जाता है, उनका भी हाल बेहाल हो रहा होता है और वो कह रहे होते हैं कि ये किस बारे में बात कर रहा है। हमें दिखाया जाता है कि जोसेफ के नाक और मुंह से खून आ रहा होता है, उसकी आंखों में आंसू होता है और उसका मुंह सूज चुका होता है। और सायोन तीसरा रूल बता रहा होता है कि किसी भी डाउट के बगैर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल जिसे किसी भी हाल में याद रखना है। जोसेफ उस वक्त सायोन से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा होता है। वो कह रहा होता है कि प्लीज़ सायोन मुझे माफ़ कर दो, रुक जाओ प्लीज़ रुक जाओ। सायोन तीसरा रूल बताता है जोसेफ को कि जो पेरेंट्स हैं उनकी सेफ्टी अगर किसी भी तरीके से डेंजर में रहे तो दोनों रूल को भूल जाओ और उस मुश्किल का सामना करो किसी भी तरीके से। जोसेफ दर्द से बेहाल होता है और चिल्ला रहा होता है। जोसेफ बहुत ज़्यादा जख्मी होता है और अपने हाथ को पकड़कर ज़मीन पर पड़ा हुआ होता है। सायोन जोसेफ से कहता है कि उस दिन मिसेस हुआंग ने मुझसे कुछ कहा था।
उसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूनहो की मॉम सायुन से कहती हैं कि यूनहो का कोई भी दोस्त मेरे बेटे जैसा है। सायुन बहुत ही डेंजरस आंखों से जोसेफ को देख रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि दूसरे लफ्जों में कहूँ तो तुमने मेरी माँ को धमकी दी थी। सायुन ने अपने जूतों को जोसेफ के मुंह पर रख दिया होता है। सायुन जोसेफ से आगे कहता है तो दूसरे लफ्जों में कहूँ कि तुमने मेरी माँ को धमकी दी तो मैं तुम्हें किसी कीड़े की तरह मसल दूंगा जोसेफ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सायुन उसे लातों घूंसों से मारने लगता है। अगले सीन में हमें उस ऑर्फनेज का सीन दिखाया जाता है। वो जो सिस्टर होती हैं वो फादर से अंदर आने के लिए परमिशन लेती हैं और उन्हें बताती हैं कि किसी ने आपको कोरिया से कांटेक्ट किया है हेडमास्टर। जो हेडमास्टर होते हैं वो सिस्टर की तरफ देखते हुए उनसे पूछते हैं कि कोरिया, क्या उन्होंने कोई नेम मेंशन किया। ये सुनकर जो सिस्टर होती हैं वो एक नाम बताती हैं, द वाइट टाइगर जॉब सेंटर। ये सुनकर हेडमास्टर कहते हैं कि लो फ़ोन मुझे दो। हेडमास्टर फ़ोन कॉल को लेने के बाद कहते हैं हाँ मैं हेडमास्टर बोल रहा हूँ। ये सुनकर व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के लोग उन्हें बताते हैं कि हमने उसे ढूंढ लिया, द लॉस्ट लेजेंड ऑफ द डेड मैंशन। उसके बाद हमें सायुन को दिखाया जाता है जो कि सबको पीट कर वहाँ पे खड़ा हुआ होता है। उसके बाद हमें सायुन का डेंजरस और कूल सा फेस दिखाया जाता है और वो लोग बोल रहे होते हैं कि कोड नेम सियान, जो कि अभी तक कोरिया ही में था। प्रोजेक्ट गुड चाइल्ड, डेड मैंशंस ऑल पर्पस वेपनाइज्ड चिल्ड्रन प्रोग्राम, कोड नेम सियान, सायुन पार्क। उसके बाद हमें सायुन के बचपन वाले रूप को दिखाया जाता है जहाँ पे उसका कोड नेम सियान लिखा हुआ आ रहा होता है। डेड मैंशन के सारे बच्चों में से सबसे ज़्यादा बेस्ट बच्चा, वेपन एक्सपर्टीज से लेकर असासिनेशन तक सब में बेस्ट। हमें बताया जा रहा होता है कि इस बच्चे को याकुजा फैमिली जो कि जापान में है वहाँ पहुँचाया जाना होता है। वो आवाज़ हमें आगे बता रही होती है कि किसी प्रॉब्लम की वजह से सियान वहाँ डिलीवर नहीं हो पाता है। उसके जापान जाने में कुछ मुश्किलें आ जाती हैं और वो जापान की जगह कोरिया पहुंच जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बच्चा वहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो बात नहीं कर पा रहा होता है। पार्ट 5 की शुरुआत होती है और हमें उसी कंपनी को दिखाया जाता है। जोसेफ के फादर ने हाथों में वाइन की ग्लास पकड़ रखी होती है और वो कंपनी की सक्सेस के लिए सबको धन्यवाद कर रहे होते हैं और उनकी तारीफ़ें कर रहे होते हैं। उस पार्टी में और भी लोग आए हुए होते हैं जिनसे जोसेफ के फादर कह रहे होते हैं कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आज जिस मुकाम पर है वो आप सबकी मेहनत की वजह से है। वो इसी तरह से स्पीच दे रहे होते हैं तभी हमें दिखाया जाता है एक आदमी को और एक वेटर को जो कि उस आदमी को वाइन सर्व कर रहा होता है। वो वेटर उस आदमी से पूछता है कि क्या आप और वाइन लेना पसंद करेंगे सर। वो आदमी हाँ कह ही रहा होता है लेकिन तभी अचानक से वो वेटर उस वाइन की बोतल उस आदमी के मुंह पे मार देता है। वाइन की बोतल चकनाचूर हो जाती है और उस आदमी के मुंह से खून निकल रहा होता है और वो आदमी दूर जाकर फेंकाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो वेटर सायुन होता है जो कि मुस्कुराते हुए कह रहा होता है कि जाओ धड़ाम से नीचे गिरो। हमारे मेन लीड ने हाथों में ग्लास के मग ले रखा होता है और पीछे से वो आदमी बोल रहा होता है कि बच्चा कौन है और ये यहाँ क्या कर रहा है, क्या ये कोई जासूस है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन लीड में और उस आदमी में फाइट स्टार्ट हो जाती है। हमारे मेन लीड ने उन दोनों मग्स को उस आदमी के हाथ में घुसा दिया होता है। उस आदमी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये मग, ये ग्लासेस उसके हाथ में कब और कैसे आए। तभी हमारा मेन लीड लाते बरसा देता है उस आदमी के ऊपर और उन शीशे के मग को तोड़ देता है। हमारे मेन लीड के हाथों में 2 फॉर्क होते हैं और एक कांटा वाला चम्मच होता है और उसने अपने हाथों में इन तीनों को पकड़ रखा होता है। एक आदमी चिल्लाते हुए हमारे मेन लीड की ओर आ रहा होता है और कह रहा होता है कि जाओ उस बुरे बाल वाले लड़के को पकड़ो। तभी हमारा मेन लीड फॉर्क से उस पर हमला कर देता है। हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों लोग मारे जाते हैं और उनके सर से खून गिर रहा होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा कह रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है और दूसरा बंदा अपने साथियों से कह रहा होता है कि जाओ जाकर लाइट्स ऑन करो। जब लाइट ऑन होती है तब 3 लोगों को मरा हुआ दिखाते हैं तो उनमें से एक पर्सन कहने लगता है कि ये सब किसने किया, तो दूसरा पर्सन कहता है कि ये उस बच्चे ने किया होगा, जल्दी से उसे ढूंढो। वो लोग उसे ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। वो एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, यहीं कहीं पर होगा। दूसरी तरफ हमें जोसेफ के फादर को दिखाते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि ब्लॉन्ड हेयर किड। वो हमारे मेन लीड की बात कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमारे मेन लीड को टेबल के नीचे दिखाते हैं। वो फिर से उन्हीं रूल्स को दोहरा रहा होता है। उन रूल्स को दोहराते हुए उन लोगों पर वो अटैक कर देता है और उसके उस वेपन पर खून लगा हुआ होता है।
उसके बाद हमें वही सीन दिखाते हैं जहाँ पे ह्यूनहो की मॉम कह रही होती हैं कि मैं उसके बाप को चीर देना चाहती हूँ, उसे तबाह कर देना चाहती हूँ, जैसा उसने मेरे साथ किया है बिल्कुल वैसे ही। और वो रो रही होती हैं। हमें पास्ट का सीन दिखाया जा रहा होता है और वो उस चीज़ को हाथ में लिए कह रहा होता है, हमारा मेन लीड रिप एंड क्रश, दैट वॉज द ऑर्डर। टेबल पे बिछा हुआ जो कपड़ा होता है उसे उठाकर वो सामने वाला आदमी को ऊपर फेंक देता है। हमारे मेन लीड के ऐसा करने की वजह से वो लोग नीचे की ओर गिर जाते हैं। वो इसी तरह से वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उनकी पिटाई करने लगता है। वो उन सब की पिटाई करते करते खुद को भी डॉज कर रहा होता है। अगले सीन में हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपना ग्लव्स पहन रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम काफ़ी अच्छा डॉज करते हो। वो ये बात हमारे मेन लीड से कह रहा होता है। वो आदमी आगे कहता है कि ये कितना अजीब है, मुझे तो याद है कि मैंने तुम्हारा हाथ तोड़ दिया था। वो कहने लगता है कि मुझे इस बार तुम्हारा हाथ सही से तोड़ना पड़ेगा, लेकिन तभी हमारा मेन लीड उसके पास आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। हमारा मेन लीड उस आदमी के मुंह पर जोर का मुक्का मारता है। हमारा मेन लीड उस आदमी के हाथ को पकड़कर कहने लगता है कि देखो और सीखो कि सही से हाथ कैसे तोड़ते हैं। वो आदमी दर्द से चिल्लाने लगता है और जमीन पर गिर जाता है। तभी हमारे मेन लीड पर कोई गन से शूट करता है। हमारा मेन लीड पीछे मुड़कर देखता है और वो गोली उसके गालों को छूकर चली जाती है। सायोन को शूट करने वाले पर्सन और कोई नहीं जोसेफ के फादर होते हैं। क्योंकि सायोन पर निशाना नहीं लग पाया होता है तो वो कहने लगते हैं कि इस पर निशाना लगाना तो काफ़ी मुश्किल है। हमारा मेन लीड उससे कहने लगता है कि इतनी दूर से निशाना लगाना वैसे भी इम्पॉसिबल है तुम्हारे लिए, कोई प्रो ही इतना अच्छे से निशाना लगा सकता है। अगले सीन में हमें जोसेफ के फादर को सीढ़ियों से नीचे आते हुए दिखाते हैं जहाँ पे उन्होंने गन को हमारे मेन लीड की तरफ पॉइंट कर रखा होता है। जोसेफ के फादर को पता चल जाता है कि हमारा मेन लीड उसी ऑर्फन से है जहाँ बच्चों को ट्रेन किया जाता है। तो वो जोसेफ से पूछते हैं क्या तुम वहीं से हो। फिर वो खुद ही कंफ्यूज होते हुए कहने लगते हैं हमारे मेन लीड से कि क्या तुम उस गैंग से हो जहाँ पे बच्चों का एक सर्कल है जिसमें वो अपने ग्रुप को क्रूज कहते हैं। ये सुनकर हमारा मेन लीड कहने लगता है क्रियो, मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। हमारा मेन लीड आगे कहता है जहाँ पर जान पहचान की बात हो तो मैं ह्यूनहो के साथ हूँ और ह्यूनहो की मॉम के साथ। हमारा मेन लीड ह्यूनहो की मॉम की शॉप का नाम लेता है जिसका नाम ह्यूनहो डिनर होता है। जोसेफ के फादर उस शॉप का नाम सुनते हैं तो वो कहने लगते हैं ये वही शॉप है ना, वो गंदी सी बदबूदार शॉप जो कि गली के पीछे थी। वो आगे कहते हैं कि अब मुझे समझ में आया। जोसेफ के फादर ने वो गन हमारे मेन लीड के सर पर सटा रखी होती है और वो कह रहे होते हैं तो उस ओल्ड लेडी ने तुम्हें ऑर्डर दिया है, क्या वो औरत मुझे मारना चाहती है या फिर कुछ और ही। हमारा मेन लीड बहुत ही खतरनाक आंखों से जोसेफ के फादर को देख रहा होता और कह रहा होता है कि ऑर्डर तुम्हें क्रश कर देने का था। ये सुनकर वो कहता है क्या। के बाद हमारे मेन लीड ने जोसेफ के फादर पर अटैक कर दिया होता है और वो उन्हें पीटने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जोसेफ के फादर ने हमारे मेन लीड का कॉलर पकड़ रखा होता है। जोसेफ के फादर कहने लगते हैं क्या उस घटिया सी औरत ने तुम्हें मुझसे रिवेंज लेने के लिए भेजा है। ये सुनकर हमारा मेन लीड कहता है कि ये रिवेंज के बारे में नहीं है। और फिर हमारा मेन लीड जोसेफ के फादर के मुंह पे एक जोर का मुक्का मार देता है और वो उस पर्सन को मारते हुए कह रहा होता है कि मैं तो बस फर्स्ट रूल को फॉलो कर रहा हूँ। हमारा मेन लीड उस आदमी को मारते ही जा रहा होता है। उस आदमी के नाक और मुंह से खून गिर रहा होता है। हमारा मेन लीड कह रहा होता है कि वो बस फर्स्ट रूल को फॉलो करके अपने पेरेंट्स के कमांड को ओबे कर रहा है। हमारे मेन लीड का फाइट की वजह से हाफ शर्ट खुल जाता है। वो बहुत कूल लग रहा होता है और जोसेफ के फादर को पीटने के बाद वो अपने रास्ते जाने लगता है। उसके बाद हमें सीलिंग पे लटके हुए झूमर को दिखाते हैं और फिर जोसेफ के फादर कह रहे होते हैं कि हमें कभी भी किसी को दूसरा चांस नहीं देना चाहिए। जोसेफ के फादर हमारे मेन लीड से कह रहे होते हैं कि मुझे तुम लोगों को पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए था। उनकी खुद की हालत तो ख़राब होती है लेकिन वो हमारे मेन लीड को धमकियाँ दे रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि जब मेरे पास मौका था तभी मुझे तुम लोगों को ख़त्म कर देना चाहिए था। जोसेफ के फादर बेगैरतों की तरह हमारे मेन लीड से कह रहे होते हैं कि मेरी बात याद रखो, मैं तुम लोगों को अगली बार मार डालूंगा। हमारा मेन लीड ये सुनकर कहता है कि तुम्हें इतनी ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन लीड ने गन की गोली को सीधे उस झूमर पर मार दिया होता है और वो झूमर नीचे गिरने लगता है।
आगे हमारा मेन लीड कहता है कि थर्ड रूल फॉलो होती है, पेरेंट्स की सेफ्टी पे कोई भी थ्रेट नहीं आना चाहिए, और अगर पेरेंट की सेफ्टी पे कोई भी थ्रेट हो तो किसी भी तरह से उसका सामना करो और उसे ख़त्म कर दो। और हमें दिखाया जाता है कि झूमर नीचे की ओर आ रहा होता है। वो झूमर सीधा जोसेफ के फादर के ऊपर आकर गिर जाता है, और फिर वहाँ हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन लीड उस जगह से बाहर जाने लगता है। वो बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा होता है, और जोसेफ की फादर की उसी वक्त मौत हो जाती है। हमारा मेन लीड घूमकर पीछे की ओर देखता है, उसके बाद अपने रास्ते चल देता है, और हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन लीड की पीठ पर एक टैटू बना हुआ होता है। उसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नर्स जोसेफ से पूछ रही होती है कि क्या आप ठीक हैं सर। ये सुनकर जोसेफ फ्रस्ट्रेट होते हुए कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं ठीक हूँ। वो नर्स जोसेफ की तरफ देखते हुए कहने लगती हैं, और जोसेफ उनकी बातों को सुन रहा होता है। वो कह रही होती है कि मैंने स्कूल वायलेंस के बारे में बहुत सुना है, लेकिन मैंने पहले कभी तुम्हारे जितने इंजर्ड किसी भी पर्सन को नहीं देखा है। वो नर्स आगे कहने लगती है कि जिसने तुम्हें मारा होगा पक्का वो फाइटर होगा। वो कहती हैं कि लेकिन फिर भी दोस्तों को एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमें उस नर्स को दिखाया जाता है जिन्होंने हाथों में इंजेक्शन ले रखा होता है, और वो कह रही होती हैं कि तुम मुझे बताओ सब कुछ जो भी हुआ, सब कुछ सबके बारे में। उस बारे में भी जब तुम अपने फादर से बात कर रहे थे, और ये भी बताओ कि तुम अपने फादर से किस बारे में और क्या बात कर रहे थे। वो नर्स काफ़ी ज़्यादा स्केरी लग रही होती हैं। वो इंजेक्शन को उस बैग में लगा देती हैं, और कह रही होती हैं कि मैंने सुना था तुम किसी एब्सोल्यूट के बारे में बात कर रहे थे। उसके बाद हम जोसेफ को परेशान देखते हैं, जो कि कह रहा होता है कि तुमने इस बैग में क्या डाला है, इसका कलर सही नहीं लग रहा है। जोसेफ के चेहरे पर खौफ साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। दूसरी तरफ नर्स जोसेफ के सवालों का जवाब देते हुए कहने लगती हैं, ओह तुम परेशान मत हो, ये तो कुछ भी नहीं है। वो नर्स अपना मास्क उतारती हैं, और वो कह रही होती हैं कि तुम आधे डोज से मर नहीं जाओगे, और वो हंसने लगती हैं। ये नर्स और कोई नहीं, उस ऑर्फन की हेड मिस्ट्रेस होती हैं, जिन्हें हमारी मेन लीड सायोन को ढूंढने के लिए भेजा गया होता है। वो मुस्कुरा रही होती हैं, और जोसेफ अभी भी शॉक में होता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। वो बस वैसे ही बेड पर पड़ा हुआ होता है।